सेकंड ग्रेड सामाजिक विज्ञान की लोक प्रशासन विषय की क्लास में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज हम इसमें चैप्टर नंबर 2 के नोट्स पढ़ेंगे, जिसमें लोक प्रशासन की विचारधारा। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 लोक प्रशासन का अर्थ, लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति, कार्यक्षेत्र और महत्व एवं विकास से संबंधित नोट्स है वो पढ़ चुके हैं। उसके 130 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी हल कर चुके हैं। वह वीडियो भी आप देखें, जिसकी लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 रहेगा, लोक प्रशासन की विचारधारा। विचारधारा से क्या तात्पर्य है और कौन कौन सी विचारधारा हम इस पाठ में पढ़ेंगे, तो वह है वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा, शास्त्रीय विचारधारा, अधिकारी तंत्र प्रतिमान और मानव संबंध विचारधारा। ये चारों विचारधारा पढ़ने के बाद में हम 181 वस्तुनिष्ठ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो इस चैप्टर के पढ़ेंगे। तो पूरा चैप्टर है ये आपके क्लियर हो जाएगा, सभी क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे और परीक्षा में इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे। तो शुरू करते हैं। लोक प्रशासन की विचारधारा। प्रशासनिक व्यवहार, संरचनाओं, प्रक्रियाओं के सम्यक ज्ञान के लिए प्रशासनिक विचारधाराओं को समझना अत्यंत आवश्यक है। व्यापक मतों, विचारों, विश्वासों, मूल्यों, मानकों, तत्संबंधी संरचनाओं एवं प्रक्रियाओं से विचारधारा का निर्माण होता है। विचारधारा, जो भी प्रशासनिक विचारधाराएं हैं उनको समझना आवश्यक है। और विचारधारा का निर्माण कैसे होता है? व्यापक मत और विचार, विश्वास, मूल्य, मानक और संरचनाएं, प्रक्रियाएं, इनसे विचारधारा का निर्माण होता है। विचारधारा को एक विषय पर केंद्रित सिद्धांतों का समूह कहा जाता है। यानी कोई भी एक विषय है, उस पर केंद्रित जो सिद्धांतों का एक समूह है उसे विचारधारा कहा जाता है। तो सबसे पहले वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा। वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा संगठन में प्रथम व्यवस्थित विचारधारा है। क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रथम व्यवस्थित विचारधारा कौन सी है? तो वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा। वैज्ञानिक प्रबंध शब्द का सबसे पहले आविष्कार 1910 ईस्वी में लुई डी ब्रैडीज के द्वारा किया गया। वैज्ञानिक प्रबंध शब्द का सबसे पहले आविष्कार कब किया गया? 1910 में। किसके द्वारा? लुई डी ब्रैडीज के द्वारा। एफ डब्ल्यू टेलर को वैज्ञानिक प्रबंधन का पितामह कहा जाता है। हेनरी फ्योल को प्रबंधन प्रक्रिया पथ का संस्थापक कहा जाता है। तो सभी डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ बन रहे हैं और ऐसे ही पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। वैज्ञानिक प्रबंध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान, वैज्ञानिक प्रबंधन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले जो विद्वान है वो है हेनरी एल गेट, गिलब्रेथ, हैरिगटन एमर्सन, मॉरिस कुक, एच.पी. केंडाल। ये वैज्ञानिक प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण विद्वान है ये। अब है वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ एवं परिभाषा। वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ एवं परिभाषा। हक्सले के अनुसार विज्ञान एक ऐसा सम्यक ज्ञान है जो युक्ति और साक्ष्य पर आधारित है। विज्ञान एक ऐसा सम्यक ज्ञान है जो युक्ति और साक्ष्य पर आधारित है। यह परिभाषा हक्सले के द्वारा दी गई है। एक परंपरागत सिद्धांत है, गलती करो और सुधार करो। इस स्थान पर निश्चित सिद्धांत और नियमों के आधार पर प्रबंध का संचालन करना ही वैज्ञानिक प्रबंध है। यानी कोई भी आप कार्य करना चाहते हो तो उसमें ऐसे नहीं कि गलती करो और सुधारो, ये तो एक परंपरागत सिद्धांत हो गया। अगर आप निश्चित सिद्धांत के अनुसार, नियमों के अनुसार उस प्रबंध का संचालन करोगे तो उसमें कोई भी गलती नहीं होगी और कोई भी सुधार की आवश्यकता नहीं होगी। वही क्या है? वैज्ञानिक प्रबंध है। परंपरागत कार्य करने के अंगूठा के नियम का विरोधी है। तो क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि कौन सी लोक प्रशासन की विचारधारा अंगूठा के नियम की विरोधी है? तो वो है वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा। या इसी प्रकार गलती करो और सुधार करो। इसी प्रकार फ्रेडरिक विंसलो टेलर
इनके अनुसार यह जानने की कला कि तुम व्यक्तियों से संगठन में क्या कराना चाहते हो तथा यह देखना कि वे सबसे उचित व सस्ते ढंग से कार्य कैसे करते हैं, यही क्या है, वैज्ञानिक प्रबंध है। यानी फ्रेडरिक विंसले टेलर कहते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध एक कला है जिसमें व्यक्तियों को संगठन में कार्य कैसे करना है, किस प्रकार उचित ढंग से कार्य करना है, किस प्रकार सस्ते ढंग से कार्य करना है, यही सब कुछ क्या है, वैज्ञानिक प्रबंध है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, फ्रेडरिक विंसलो टेलर के द्वारा। इसी प्रकार पीटर ड्रकर वैज्ञानिक प्रबंध का कार्य का संगठित अध्ययन करना, कार्य का सरलतम भागों में विश्लेषण करना और प्रत्येक भाग का श्रमिक द्वारा निष्पादन करने हेतु व्यवस्थित सुधार करना ही वैज्ञानिक प्रबंधन है। यह परिभाषा किसकी है, पीटर ड्रकर की। इसका उद्देश्य न्यूनतम व्यय पर अधिकतम लाभों को प्राप्त करना है। वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा या वैज्ञानिक जो प्रबंधन हम किसी कार्य को संचालन में करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है, कम खर्च पर अधिक लाभ प्राप्त करना। टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध का उद्देश्य मानसिक क्रांति को उत्पन्न करना है जिससे श्रमिकों एवं मालिकों का ध्यान उत्पादन के बंटवारे से हटाकर उसे अधिकतम करने पर लगता है। यानी वैज्ञानिक प्रबंध का जो उद्देश्य है वो मानसिक क्रांति को उत्पन्न करना है। जो श्रमिक है और जो मालिक है, उद्योग के मालिक है, फैक्ट्री के मालिक है, उनका ध्यान बंटवारे से हटा करके ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने पर है। ये किसका उद्देश्य है, वैज्ञानिक प्रबंध का उद्देश्य है। नेक्स्ट है एफ.डब्ल्यू. टेलर का योगदान। वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा में एफ.डब्ल्यू. टेलर का योगदान। इनकी किताबें कौन कौन सी है, देखो, शॉप मैनेजमेंट 1910 में इन्होंने किताब लिखी शॉप मैनेजमेंट। फिर प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911 में, 1910 और 11 में इनके द्वारा दो किताबें लिखी गई। किनके द्वारा, एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा, जो वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा के समर्थक है। और इनके कुछ निबंध भी है, पेपर्स भी है। ए पीस रेट सिस्टम 1895, द आर्ट ऑफ कटिंग मिल्स 1906 में इनके द्वारा पेपर्स या निबंध प्रकाशित किए गए। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत, टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध के 5 सिद्धांत बताए। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध के कितने सिद्धांत बताए गए हैं, 5। अब कौन कौन से सिद्धांत बताए हैं, ये क्वेश्चन हाल ही में पेपर में पूछा गया है। यहां से देखो, अंगूठे के नियम के स्थान पर विज्ञान का विकास। अंगूठे के नियम के स्थान पर एफ.डब्ल्यू. टेलर चाहते हैं कि विज्ञान का विकास होना चाहिए। संघर्ष के स्थान पर मैत्री, संघर्ष के स्थान पर मैत्री। व्यक्तिवाद के स्थान पर सहकारिता यानी सामुदायिकता। सीमित उत्पादन के स्थान पर अधिकतम उत्पादन। प्रत्येक व्यक्ति का अधिकतम विकास। ये 5 सिद्धांत एफ.डब्ल्यू. टेलर के अनुसार है। तो वैज्ञानिक प्रबंध के एफ.डब्ल्यू. टेलर ने ये 5 सिद्धांत बताए हैं, इनको याद रखना है 5 सिद्धांतों का। नेक्स्ट है मानसिक क्रांति। मानसिक क्रांति क्या है, देखिए, टेलर मानसिक क्रांति को वैज्ञानिक प्रबंध का मूल दर्शन मानते हैं। मानसिक क्रांति से तात्पर्य यह है कि श्रमिकों और मालिकों दोनों के दृष्टिकोण एवं विचारधाराओं में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। मानसिक क्रांति से तात्पर्य है श्रमिक और मालिक दोनों का जो दृष्टिकोण है, दोनों की जो विचारधारा है, उनमें आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। यही मानसिक क्रांति है। सामान्यतः मालिक श्रमिक से काम चाहते हैं और श्रमिक मालिकों से अधिक मजदूरी। इससे दोनों एक दूसरे को विरोधी समझते हैं। टेलर इस प्रकार की मानसिकता में परिवर्तन चाहते हैं। वे कहते हैं कि दोनों को एक दूसरे के हितों के लिए कार्य करना चाहिए। यानी श्रमिक को तो ज्यादा उत्पादन करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, और मालिक को अगर वो श्रमिक ज्यादा उत्पादन करता है तो उसको अधिक पैसे देने या अधिक तनख्वाह देने पर विचार करना चाहिए। ये है मानसिक क्रांति। ये बदलाव चाहते हैं कौन, एफ.डब्ल्यू. टेलर। अब है वैज्ञानिक प्रबंधन की तकनीकें।
वैज्ञानिक प्रबंधन की तकनीकें। कार्यात्मक फॉरमैनशिप, कार्यात्मक फॉरमैनशिप, फंक्शनल फॉरमैनशिप। कार्यात्मक फॉरमैनशिप टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध का महत्वपूर्ण अंग है। तो यहां से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यह संगठन श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। कार्य का विभाजन होना चाहिए, इस सिद्धांत पर यह आधारित है। इस प्रणाली में श्रमिक के कार्यों को निर्देशित करने का दायित्व 8 नायकों का होता है। ये जो कार्यात्मक फॉरमैनशिप जो प्रणाली है, इस प्रणाली के अंदर श्रमिकों के कार्यों को निर्देशित करने का जो काम है वो 8 नायकों का है, 8 नायकों का है। इनमें से 4 नायक नियोजन से संबंधित होते हैं और 4 श्रमिक के कार्यों से प्रत्यक्षतः जुड़े होते हैं। 4 तो क्या होते हैं, जो नियोजन होता है, प्लानिंग होती है, उससे संबंधित होते हैं। 4 श्रमिक के कार्यों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं। 8 अधिकारी श्रमिक के कार्यों को निर्देशित करते हैं। इनके ये कार्य है, जो 8 अधिकारी है इनके कार्य बताए गए। देखो नाम से फोरमैन, फोर मीन्स 4, 4 4 यानी 8, डबल कर देना इसका, ऐसे आपको याद रखना है। ये 8 अधिकारी देखो क्या कार्य करते हैं। समय एवं लागत, एक का काम है समय और लागत का ध्यान रखना। निर्देशन कार्ड तैयार करना, कार्यक्रम लिपिक, कार्यक्रम बनाने वाला लिपिक या अधिकारी, अनुशासन बनाए रखने वाला, टोली नायक यानी जो समूह है उसका कैप्टन, गति नायक यानी कार्य में गति प्रदान करना या तेज गति से कार्य करना, जीर्णोद्धार नायक, कोई भी सुधार करना है तो वह कार्य देखने वाला अधिकारी, निरीक्षक, और इन सभी कार्यों को या सभी के ऊपर एक निरीक्षक होता है। तो 8 अधिकारी इस फॉरमैनशिप के अंदर होते हैं। दूसरा सिद्धांत है फॉरमैनशिप के बाद में समय, गति एवं थकान का अध्ययन। समय, गति एवं थकान का अध्ययन किया जाता है, करना चाहिए। विभेदात्मक मजदूरी दर प्रणाली, अलग अलग कार्य के हिसाब से मजदूरी की दर है वो निश्चित करनी चाहिए। अपवाद का सिद्धांत, एक तो फॉरमैनशिप वाला और ये एक अपवाद वाला, ये इंपॉर्टेंट है। यह प्रबंधकों का समय बचाने की तकनीक है। टेलर की मान्यता है कि अपवाद स्वरूप कुछ ही मामले उच्च प्रबंधकों तक पहुंचने चाहिए। अधिकांश मामलों का निपटारा अधीनस्थों द्वारा कर देना चाहिए। अपवाद का सिद्धांत ये है कि मान लो कोई भी समस्या आती है श्रमिक और मालिकों के बीच में, श्रमिकों को कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो उसका निपटारा वही जो 8 अधिकारी लगाए हुए मान लो उनको कर देना चाहिए। जो अधीनस्थ लगाए हुए हैं प्रबंधक के, उच्च प्रबंधक जो है उनके अधीनस्थ जो व्यक्ति लगाए हैं वही उनका समाधान है, उनको कर देना चाहिए। ये बात इसमें कही गई है। टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध को द्वितीय औद्योगिक क्रांति के रूप में जाना जाता है। यह भी याद रखना है, द्वितीय औद्योगिक क्रांति टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध को कहा गया है, यानी वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा को कहा गया है। अमेरिका के बाद टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस तथा अन्य यूरोपीय देशों में फैला। सन 1918 में लेनिन ने रूस के लिए टेलर की नई पद्धति का अध्यापन करने का आदेश दिया। सबसे पहले ये अमेरिका में और उसके बाद में 1918 में लेनिन ने रूस के लिए भी इस टेलर की पद्धति का अध्यापन करने का आदेश दिया ताकि इसको वहां जो कार्य का संचालन हो रहा है उनमें इसका उपयोग किया जा सके। बर्ट्राम ग्रास के अनुसार टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध का लोक प्रशासन में बढ़ते सुधार और मितव्ययिता आंदोलन पर गहरा प्रभाव है। इसके बाद में इसमें जो योगदान देने वाले हैं टेलर के अलावा दूसरे व्यक्ति है या विद्वान है हेनरी फ्योल। एक तो एफ.डब्ल्यू. टेलर है जिसका वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा से संबंध है, अच्छी तरह आपको याद हो गया होगा। हेनरी फ्योल कौन है? हेनरी फ्योल, इनकी किताबें देखो, जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1916, जर्नल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1908, द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द स्टेट 1919, द एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी इन द स्टेट 1923। ये इनकी हेनरी फ्योल की किताबें हैं। और अन्य योगदान देखिए हेनरी फ्योल का,
औद्योगिक क्रियाएं। फ्योल ने औद्योगिक संस्थाओं में निम्न 6 क्रियाओं का उल्लेख किया है। तो ये भी यहां से क्वेश्चन बन रहा है। कौन कौन सी 6 क्रियाएं बताई है फ्योल ने, हेनरी फ्योल ने? तकनीकी क्रियाएं, तकनीकी टेक्नोलॉजी से संबंधित क्रियाएं, वाणिज्यिक व्यापार संबंधी, वित्तीय धन संबंधी पूंजी संबंधी, सुरक्षा संबंधी और लेखांकन यानी उसका रिकॉर्ड वगैरह रखना, ये क्रियाएं, और प्रबंधकीय उसका मैनेजमेंट, ये सबसे महत्वपूर्ण मानना है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्योल ने औद्योगिक संस्थाओं में जो 6 क्रियाएं बताई है उनमें सबसे महत्वपूर्ण किसको माना है? तो प्रबंधकीय क्रियाओं को माना है। नेक्स्ट है प्रबंधन के तत्व। फ्योल ने प्रबंधकीय क्रियाओं को 5 तत्वों अथवा कार्यों के रूप में विभाजित किया है और इसको व्यक्त किया गया है PO3C, यानी PO3C। पहले P का हो गया ये प्लानिंग यानी नियोजन, कार्य करने से पूर्व उसकी तैयारी करना नियोजन कहलाता है। और हेनरी फ्योल ने आगे देखना, ये जो शब्द है याद रखना, आगे देखना को नियोजन में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। दूसरा जो इसमें है ओ का मतलब है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी कार्य करते हैं तो उसका संगठन होना जरूरी है। और तीसरा जो सी है इसका मतलब है कमांड यानी आदेश या निर्देश, तो यह भी जरूरी है। फिर जो सी है इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन, समन्वय होना जरूरी है। और ये जो तीसरा सी है इसका मतलब है कंट्रोल, नियंत्रण। कोई भी आप काम करते हो तो उस पर कंट्रोल होना जरूरी है। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांड और कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल, ये शब्दावली आपको याद रखनी है। किसी व्यवसाय का संचालन करने के लिए समस्त उपयोगी एवं आवश्यक वस्तुओं जैसे कच्चा माल है, औजार, पूंजी, कर्मचारी आदि उपलब्ध कराना। फ्योल ने संगठन को 2 भागों में बांटा है, भौतिक संगठन और मानवीय संगठन। फिर है तीसरा है आदेश, कमांड, आदेश देना। चौथा है समन्वय, कोऑर्डिनेशन। समन्वय को सही रूप से प्रबंधन का हृदय, हार्ट ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। फ्योल ने समन्वय स्थापित करने के 2 उपाय बताए हैं। क्या उपाय बताए हैं? विभाग अध्यक्षों की साप्ताहिक मीटिंग होनी चाहिए, सभाएं होनी चाहिए, संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिए, तभी समन्वय स्थापित किया जा सकता है। 5वां है नियंत्रण, कंट्रोल, यानी इन सब पर नियंत्रण होना जरूरी है। जो भी कार्य करते हैं इन पर नियंत्रण होना जरूरी है। नेक्स्ट है प्रबंध के सिद्धांत। प्रशासन अथवा प्रबंध के फ्योल द्वारा प्रतिपादित 14 सामान्य सिद्धांत बताएं। देखो, प्रबंधन के 5 तत्व बताए हैं हेनरी फ्योल ने और सिद्धांत कितने बताए हैं? 14 सिद्धांत बताए हैं, ये याद रखना है। नंबर 1 है कार्य का विभाजन। कार्य का विभाजन होना चाहिए। अधिकार एवं उत्तरदायित्व। फ्योल के अनुसार सत्ता, आदेश देने का अधिकार तथा उसे पालन करने की शक्ति। अनुशासन। फ्योल ने संगठन में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रबंधकों के 3 उपाय भी बताए हैं। संगठन के सभी स्तरों पर अच्छे पर्यवेक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए और संगठन में समझौते स्पष्ट एवं उचित होने चाहिए। कोई भी अगर समझौता आप कर रहे हो, कोई भी नियम कानून बना रहे हो तो वो स्पष्ट और उचित होना चाहिए। दंड विधान को दृढ़ता पूर्वक और विवेक के साथ लागू करने का प्रावधान होना चाहिए। 3 उपाय भी बताए हैं अनुशासन रखने के संगठन के अंदर। आदेश की एकता। हेनरी फ्योल इस सिद्धांत का प्रबल समर्थक है, यानी आदेश एक ही आदेश होना चाहिए। ऐसे नहीं किसी ने कोई आदेश निकाल दिया, उस संबंध में किसी ने कोई आदेश निकाल दिया। निर्देश की एकता, एक व्यक्ति एक योजना। एक निर्देश की एकता का मतलब एक व्यक्ति एक योजना। व्यक्तिगत हित की तुलना में सामान्य हित को महत्व देना चाहिए। पारिश्रमिक पर भी ध्यान देना चाहिए, जो अपने वेतन दे रहे हैं उस पर भी ध्यान देना चाहिए। केंद्रीयकरण पर ध्यान देना चाहिए, यानी एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता होनी चाहिए। स्केलर श्रृंखला,
स्केलर श्रृंखला देखो क्या है, यह पदक्रम के सिद्धांत पर आधारित है। स्केलर श्रृंखला का सबसे बड़ा दोष कार्य में विलंब या लाल फीताशाही है। स्केलर जो श्रृंखला है उसका सबसे बड़ा दोष क्या माना गया है, कार्य में देरी और लाल फीताशाही। फ्योल ने इस दोष को दूर करने के लिए गैंग प्लांक का सुझाव दिया। हेनरी फ्योल ने जो स्केलर श्रृंखला है, उस स्केलर श्रृंखला यानी एक अधिकारी के नीचे दूसरा अधिकारी, तीसरा अधिकारी, ये जो श्रृंखला इसको बोलते हैं स्केलर श्रृंखला। इसमें एक तो कार्य में देरी होती है और एक लाल फीताशाही भ्रष्टाचार भी होता है इसमें। इसको दूर करने के लिए फ्योल ने क्या बताया है, गैंग प्लांक बताया है, जिसके तहत पुल व्यवस्था के माध्यम से स्केलर श्रृंखला के दोषों को दूर करने का प्रयास किया गया है। वस्तुतः यह समन्वय की व्यवस्था है, एक प्लांक है, यह समन्वय की व्यवस्था है जिसके द्वारा एक विभाग उप विभाग के कर्मचारी सीधे सीधे भी दूसरे उप विभाग या विभाग के कर्मचारी से संपर्क स्थापित कर सकता है। प्रस्तुत चित्र के अनुसार, ये चित्र देखिए आप, प्रस्तुत चित्र के अनुसार F अगर L से संपर्क स्थापित करना चाहता है तो उसे स्केलर श्रृंखला के अनुसार, अगर मान लो ये इसमें F अगर L से संपर्क करना चाहता है, ये जो F है अगर L से संपर्क करना चाहता है तो इसको अगर स्केलर श्रृंखला के हिसाब से चलना है तो पहले E के पास ऑर्डर भेजना पड़ेगा, फिर D के पास, फिर C के पास, और उसके बाद में B के पास, फिर A के पास आएगा, H, I, J, K, फिर L के पास आएगा। तो कितना समय लगेगा, कितने इसमें कर्मचारी आ गए, इसमें यही दोष है। एक तो समय ज्यादा लगेगा और लाल फीताशाही भ्रष्टाचार इसमें आएगा। तो इस समस्या को हल करने के लिए हेनरी फ्योल ने ये बताया है कि इस संपर्क को आसान बनाने के लिए फ्योल कहते हैं कि समान स्तर पर F और L को गैंग प्लांक बनाकर सीधे संपर्क स्थापित कर लेना चाहिए। यानी स्केलर श्रेणी तो ये होगी, यहां से L से मिलना, और गैंग प्लांक है उसके अनुसार पर सीधा है ना, F है वो L से मिल सकता है, E है वो अपने समान स्तर का ये अधिकारी है K, इससे मिल सकता है। यहां पर E और K से स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए। इस प्रकार गैंग प्लांक से स्केलर श्रृंखला को बिना तोड़े शीघ्र कार्य करना संभव हो जाता है। F से सीधा, F है वो L से सीधा संपर्क कर ले, E सीधा K से कर ले, D J से कर ले। लेकिन संपर्क मान लो D J से संपर्क करता है तो D की C से अनुमति होनी चाहिए और J की इस से अनुमति होनी चाहिए। तो इस प्रकार इसको दोष को है वो हेनरी फ्योल दूर करता है, स्केलर जो श्रृंखला वाले दोष है इसको। तो ये है फ्योल का गैंग प्लांक। 10वां है व्यवस्था। फ्योल के अनुसार व्यवस्था का तात्पर्य प्रत्येक वस्तु एवं व्यक्ति के लिए उचित स्थान होना चाहिए। प्रत्येक जो व्यक्ति और वस्तु है उसके लिए उचित स्थान, महत्व होना चाहिए। समता समानता का ध्यान रखना है। कार्मिकों के कार्यकाल का स्थायित्व होना चाहिए, इसने भी 1 साल रखा फिर उसको हटा दिया। पहल, किसी भी योजना को तैयार करने और उसको लागू करने में कर्मचारियों को छूट होनी चाहिए। पहले कर्मचारियों को छूट देनी चाहिए, भी ये पहल हम करने जा रहे हैं, योजना हम तैयार करने जा रहे हैं। फिर हेनरी फ्योल का 14वां जो सिद्धांत है, 14 सिद्धांत बताए इन्होंने, यह है सहयोग की भावना। कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसमें सभी में सहयोग की भावना होनी चाहिए। तो ये 14 सिद्धांत है, वो वैज्ञानिक तरीके से किसी भी कार्य का संपादन है वो कर सकते हैं। अब है प्रबंधकों के गुण। हेनरी फ्योल ने प्रबंधकों के 6 गुण बताए हैं। हेनरी फ्योल ने देखो 5 तत्व बताए हैं, 14 सिद्धांत बताए हैं, और हेनरी फ्योल ने प्रबंधकों के 6 गुण बताए हैं। शारीरिक गुण, स्वास्थ्य, शक्ति और दक्षता ये होनी चाहिए जो प्रबंधक है। मानसिक गुण, मान लो कोई व्यक्ति कार्य करता है तो समझने और सीखने की उसकी योग्यता होनी चाहिए। निर्णय लेने की मानसिक शक्ति, अनुकूलनशीलता उसमें होनी चाहिए। नैतिक गुण होना चाहिए,
स्वामी भक्ति होनी चाहिए, उसके अंदर ऊर्जा होनी चाहिए, कला कौशल होना चाहिए, सामान्य शिक्षा, विभिन्न विषयों की सामान्य जानकारी होनी चाहिए, विशेष जो कार्य सौंपा गया उसके बारे में उसे विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। कार्य करने से पैदा होने वाला ज्ञान अनुभव में शामिल है। तो हेनरी फ्योल ने प्रबंधकों में 6 गुण बताए हैं, ये गुण आपको याद रखने हैं। फ्योल का प्रमुख आलोचक है पीटर ड्रकर। हेनरी फ्योल का प्रमुख आलोचक पूछा जा सकता है। फ्योल का प्रमुख आलोचक है पीटर ड्रकर। हमने वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा को पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लोक प्रशासन में शास्त्रीय विचारधारा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।